राम बीजेपी के नैया पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राम के नाम पर जो लोग भीख मांग रहे हैं राम के नाम पर, तो राम के नाम पर ऐसा कोई समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मंदिर तो खासतौर कोर्ट बनवा रही है। हमेशा जब बैकवर्ड क्लास के लोगों को अधिकार देने की बात आती है, जब मंडल की बात आई तो यही बीजेपी के लोग कमंडल की बात कर दिए। अब बैकवर्ड क्लास की जात आधारित जनगणना की बात आई तो वो लोग राम मंदिर का इशू कर रहे हैं। जैसे मनुस्मृति ने हमको संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया था। ये सीबीआई ईडी गैर संवैधानिक चीजें हैं, और गैर संवैधानिक चीजें का उपयोग इसीलिए वो कर रहे हैं बहुजन पार्टियों के साथ में। एक बहुत बड़े दुख। और हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट 4.5-5 लाख लोगों का 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे करके देखा। आरएसएस के लोग ताला बंद करके आरएसएस के हेडक्वार्टर भाग गए थे एक बार। तो वही हम विशाल महामोर्चा अब की बार चुनाव आयोग के कार्यालय पे ले जा रहे हैं। चुनाव आयोग को तो मैं चाहता हूं, उसको चेतावनी देना चाहता हूं, जो माननीय वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रश्न पूछे हैं, एक भी प्रश्न का अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है। इसलिए वो नहीं दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि हम जवाब देंगे फंस जाएंगे, केवल पब्लिक में और ह्यूमर बना रहा है मात्र। वो राम मंदिर यानी 22 जनवरी को ब्लैक डे घोषित किए हुए हैं, उन्हें काला दिन बनाएंगे। हम विकास चौधरी के आंदोलन का जाहिर समर्थन करते हैं। साथियों, आज जो खासतौर पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पेरियार भवन कुंडा में किया गया है, इसके पीछे खास ये वजह है कि इस देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम है, ईवीएम के द्वारा इस देश के अंदर चुनाव करा के और इसमें खुद चुनाव आयोग खुद सम्मिलित होकर इस देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर सामूहिक रूप से एक बलात्कार किया जा रहा है, लोकतंत्र का बलात्कार किया जा रहा है। इसके पीछे खास कारण ये है कि इस देश के अंदर 2004 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 100% उपयोग हुआ। इन्हीं 2004 के पहले इस देश के अंदर 100% ईवीएम का उपयोग नहीं हुआ था। सबसे पहली बार ईवीएम भारत के अंदर 1982 के दशक में आई थी, जब बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब ने एक नारा लगाया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सामंतवादी लोगों ने, मनवादी लोगों ने ईवीएम लाने का भारत में निर्णय लिया और पहली बार भारत में ईवीएम 1982 में आई। लेकिन भारत के पहले लोकसभा चुनाव 2004 में 100% ईवीएम का उपयोग किया गया और 2004 में 100% उपयोग करने की वजह से देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। फिर 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी ईवीएम से। जब ये बात पता चला कि ईवीएम से निष्पक्ष, पारदर्शी और मुफ्त में चुनाव नहीं हो सकता है, एक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया। केस में यह हुआ 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना निर्णय दिया कि ईवीएम के द्वारा निष्पक्ष, पारदर्शी और मुफ्त में चुनाव नहीं कराया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि अगर निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराया जा सके तो हमको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एटीएम में लोग पैसा निकालते हैं, तो पैसा निकालने के बाद फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए उनको पर्ची निकलती है, ठीक इसी प्रकार जब भी आप वोट डालें, हमने किसको वोट डाला, किसी गधे को डाला, कुत्ते को डाला, बिल्ली को डाला, तो उसका सिंपल छप के आना चाहिए। यानी कि वोटर को ये बात पता चलनी चाहिए कि हमने जिसको वोट डाला उसको वोट मिला कि नहीं मिला। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप 100% वीवीपीएटी नाम की मशीन, जो वोटों की चोरी होती है, अगर वीवीपीएटी नाम की मशीन लगा दी जाएगी तो ये मशीन वोटों की चोरी पकड़ने का काम करेगी। लेकिन चुनाव आयोग ने 2014 के लोकसभा में उस पर ध्यान नहीं दिया और कांग्रेस बीजेपी की मिली भगत की वजह से इस देश के अंदर पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई। और इस बात पर जब ध्यान नहीं दिया तो इस केस को लेकर फिर पुनः माननीय वामन मेश्राम, जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। तब इलेक्शन कमीशन ने 100% वीवीपीएटी नाम की पर्ची मशीन लगाने के लिए उन्होंने विचार किया और 2019 की लोकसभा में आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 की लोकसभा में 100% वीवीपीएटी का उपयोग किया गया। लेकिन साथियों, होता क्या है, इसके अंदर एक बड़ा खेला ये हुआ कि कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि ईवीएम से निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए हम वीवीपीएटी नाम की मशीन लगा रहे हैं। यानी वीवीपीएटी का काम है कि वो वोटों की चोरी होती है, वो वोटों की चोरी पकड़ेगी।
यानी वीवीपीएटी से 100% काउंटिंग होगी। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम 50% काउंटिंग चाहते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल 1% पर पर्चियों का मिलान कराएंगे, और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कोई पर्ची का मिलान 2019 के लोकसभा में नहीं कराया, जिससे कि पुनः इस देश के अंदर बीजेपी सरकार आई। यानी 2004 में, 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी, और 2014 में और 2019 में बीजेपी की सरकार मिली। कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलकर आपस में मिलकर इस देश के लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। चाहे वो विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, प्रचार माध्यम हो, इन्हीं जो बड़ी स्ट्रीम मीडिया है, इन्हीं हर जगहों पर उन लोगों का नियंत्रण है। इस देश के अंदर आतंकवाद की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, इस देश के अंदर गरीबी, अशिक्षा, नौकरी, किसानों की समस्या, इन्हीं जितनी समस्याएं देश के अंदर आज दिख रही हैं, केवल और मात्र केवल ईवीएम की वजह से दिख रही हैं। इन्हीं की सरकार को ईवीएम की वजह से सरकार बन रही है। सरकार जनता के से वोटों से नहीं बन रही है, इसलिए सरकार जानबूझकर मर्जी करना चाहती है। इसी कड़ी में हम लोगों ने ये ऐलान किया है कि इस देश के अंदर चुनाव आयोग पर एक राष्ट्रव्यापी विशाल महामोर्चा 31 जनवरी को हम लोग लेके जा रहे हैं। उस 31 जनवरी के पहले हम लोगों ने 3 चरण में अपने प्रोग्राम घोषित किए हैं। एक तो 5 जनवरी को हमने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। दूसरा हमारा 10 जनवरी को हो चुका है, यानी जिला स्तर पे धरना हम लोगों ने किया है। तीसरा है हमने 16 जनवरी को हर जिला अधिकारी कार्यालय पे हमारा रैली प्रदर्शन होगा, और 16 तारीख के बाद लगातार हम लोग 31 जनवरी की तैयारी करेंगे। लेकिन खासतौर हम अपने इलाके में 16 के बाद यानी 17 तारीख से 29 तारीख तक हमारी ईवीएम भंडाफोरी की यात्रा, सप्लीमेंट यात्रा पूरे कुंडा तहसील के अंदर हम लोग भ्रमण में चलाएंगे, और 31 जनवरी को हम लोग इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर पे पहुंचेंगे लाखों लोग के साथ में। इसलिए हम लोग लाखों लोग के साथ में जा रहे हैं। जो बात इलेक्शन में नियम है कि जो बात इलेक्शन कमीशन जानता है, वो बात प्रत्येक वोटर का जानना मौलिक अधिकार है। हमने जो भी बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूछी, आज तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पब्लिक प्लेस पर इलेक्शन कमीशन नौटंकी कर रहा है। तो हम लोग इलेक्शन कमीशन को बताना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं, या तो वो वीवीपीएटी से 100% काउंटिंग कर ले, या फिर बैलेट पेपर की व्यवस्था ला दे। अगर ये दो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और ईवीएम से चुनाव कराकर ईवीएम से ही काउंटिंग करना चाहते हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को वोटर कार्ड दिए हैं, हम लाखों लोग वोटर कार्ड उनके वापिस करते हैं और चुनाव का बहिष्कार करते हैं। आपको सरकार बीजेपी की, आरएसएस की सरकार बनानी है तो आप मोदी को प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए। चुनाव कराना ये नौटंकी है। इस नौटंकी यानी वर्तमान समय के चुनाव का जो लोकतंत्र है उसमें नौटंकी की जा रही है। इसलिए हम लोग इस चुनाव में इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अगर ईवीएम हट जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। बकिया जो क्षेत्रीय दल है या जो थर्ड फ्रंट बनेगा, देश में उन लोगों की सरकार बनेगी। इतनी ही बात इस मौके पर हम कहेंगे। सम्मानित पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इस मुद्दे से जुड़ी जो बातें हैं वो चर्चा किया जाए। 31 तारीख को आप चुनाव आयोग की घेराव करने की बात कर रहे हैं, तो लाखों का मोर्चा भी ले जाने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से तैयारी है आपकी, क्योंकि आप लाखों का मोर्चा ले जाने की बात करेंगे? जी, हमारी इस देश के अंदर हम लोगों ने कई सालों से लगातार समाज के अंदर काम कर रहे हैं। ये हमारे भारत के अंदर हमारा लगभग 650 जिलों में नेटवर्क है ऑलरेडी। हमारे हर जिले से लोग, देशव्यापी जो लोग हैं, हर जिले से लोग आएंगे। और हम लोगों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट 4.5-5 लाख लोगों का 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे करके देखा। आरएसएस के लोग ताला बंद करके आरएसएस के हेडक्वार्टर भाग गए थे एक बार। तो वही हम विशाल महामोर्चा अब की बार चुनाव आयोग के कार्यालय पे ले जा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं होती, जो भी लोग इसके खिलाफ में बोल रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव आयोग को तो मैं चाहता हूं, उसको चेतावनी देना चाहता हूं। जो माननीय वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रश्न पूछे हैं, एक भी प्रश्न का अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया है। इसलिए वो नहीं दे रहा है क्योंकि वो जानता है कि हम जवाब देंगे फंस जाएंगे। केवल पब्लिक में र्यूमर बना रहा है मात्र। क्या लग रहा है कि बहुजन समाज की तमाम और पार्टियां हैं,
वो सिर्फ बोल रही है और खुलकर वो इसके खिलाफ में आंदोलन नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, खासतौर जहाँ समाजवादी हो, बसपा हो, या इसके अलावा जो पार्टियां हैं लालू नीतीश की, ये पार्टियां के लोग इसलिए डरे हैं, उनको मालूम है कि सीबीआई और ईडी सरकार के पास है। जैसे मनुस्मृति ने हमको संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया था, ये सीबीआई ईडी गैर संवैधानिक चीजें हैं, और गैर संवैधानिक चीजें का उपयोग इसीलिए वो कर रहे हैं बहुजन पार्टियों के साथ में। एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। सर, ऐसे कौन से लोगों का समर्थन है? जैसे बहुत सारी बहुजन समाज की पार्टियां भी हैं, संगठन भी है, तो जो ये आंदोलन आप करने वाले हैं, इसके लिए किन लोगों का समर्थन है आपके साथ? देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा ये एक एजुटेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें देश के अंदर हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों का, एनटी, डीएनटी, बीजेएनटी और जितने आल माइनॉरिटी हैं, चाहे मुसलमान हो, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, लिंगायत हैं, सभी समाज के लोगों का समर्थन है, क्योंकि सभी की समस्याएं एक ही है। एक तरफ आप ईवीएम को लेके आम जनमानस में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ एक जन आंदोलन तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो एक जो माहौल बना है ईवीएम, दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बीजेपी और आरएसएस के द्वारा जिस तरीके से गांव-गांव जाके प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो इससे तो आपका जो मुद्दा है वो तो कहीं ना कहीं दबता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बीजेपी और आरएसएस से बात को जानती है कि राम बीजेपी के नैया पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राम के नाम पर जो लोग भीख मांग रहे हैं राम के नाम पर, तो राम के नाम पर ऐसा कोई समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मंदिर तो खासतौर कोर्ट बनवा रही है। दूसरी चीज है कि हमेशा जब बैकवर्ड क्लास के लोगों को अधिकार देने की बात आती है, जब मंडल की बात आई तो यही बीजेपी के लोग कमंडल की बात कर दिए। अब बैकवर्ड क्लास की जात आधारित जनगणना की बात आई तो वो लोग राम मंदिर का इशू कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं चौधरी विकास पटेल जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राम मंदिर यानी 22 जनवरी को ब्लैक डे घोषित किए हुए हैं, उन्हें काला दिन बनाएंगे। हम विकास चौधरी के आंदोलन का जाहिर समर्थन करते हैं। ये ब्लैक डे जो मनाने का एक आंदोलन बोला गया है, तो आप लोग किस तरीके से इसमें सहभाग करें? पूरा हम लोग तन मन धन के साथ में उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं, और हम भी ब्लैक डे घोषित करते हैं, और हम जाहिर से सहभाग उसके आंदोलन में रहेगा। ईवीएम पे सवाल उठते रहते हैं। अभी देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो वकील हैं वो चुनाव आयोग के कार्यालय पे गए थे प्रोटेस्ट करने, उनको पुलिस द्वारा धर लिया गया। किस तरह देखते हैं? हम उनको इस तरह देखते हैं, क्योंकि जो उसमें जो 2 सीनियर वकील गए थे, इस लड़ाई को तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई को इंडिविजुअली हम नहीं लड़ सकते हैं। हमारे लोग अलग अलग तरीके से असंगठित क्षेत्र में लड़ रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में लड़ने की वजह से हमारे लोग हार जा रहे हैं। एक बार अगर हम लोग संगठन शक्ति के साथ में सभी लोग इकट्ठा होकर अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो जाहिर से कि हमारी बात सुनी जाएगी और मानी जाएगी, और बहुत सारी बात हमारी मानी जा चुकी है। चंद्रशेखर आजाद रावण, अभी वो जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी ईवीएम को लेकर बोला है। उन्होंने कहा कि जनमत तैयार करने की जरूरत है, आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि 31 जनवरी के आंदोलन को चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए? हम तो चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ तमाम जो एससी बीसी माइनॉरिटी के संगठन है, पार्टी हैं, लोग हैं, सभी को आह्वान करना चाहते हैं कि 31 जनवरी को तन मन धन के साथ में दिल्ली पहुंचे और अपनी बात कहें। वो लोग सभी लोग, चंद्रशेखर को भी हमारा निवेदन यही रहेगा। मान लीजिए आप लोग दिल्ली जाते हैं 31 जनवरी को, फिर भी चुनाव आयोग नहीं मानता आप लोगों की बात, तो आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? हमारी रणनीति ये है कि हम इलेक्शन कमीशन को अपना वोटर कार्ड वापस करेंगे। भैया जो वोटर कार्ड है अपनी बात ले लीजिए, क्योंकि अगर एक वोटर की बात चुनाव आयोग अगर नहीं मानता है, इसके मतलब है कि चुनाव आयोग खुद भ्रष्ट है और हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मान लीजिए चुनाव आयोग आप लोग पर कार्रवाई करता है, जेल में डाल देगा, तो कैसा रहेगा? आप लोग आंदोलन कैसे करेंगे? हमें मानते हैं कि गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए थे। अगर चुनाव आयोग हमको भी जेल में डालेगा तो जेल में हम भी जाते जाते महान हो जाएंगे। चुनाव आयोग हमको महान नहीं बनने देगा, हम जानते हैं इस बात को भली भांति से। आपके संगठन के द्वारा समाज में जन जागृति फैलाने का काम किया जा रहा है। जो समाज में एक सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है, छुआछूत, भेदभाव, अगैर बराबरी, असमानता है, ये सबको खत्म करने के लिए आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अभी हाल ही में शंकराचार्य है, रामभद्राचार्य, उनके द्वारा एक चमार जाति को टारगेट करके उनको नीच कहने का काम किया गया, तो इसको आप किस तरीके से? हम शंकराचार्य जो भद्रा जो काना है ना, काना कोढ़ी जो है, वो जिस तरीके की बात कह रहा है, वो हमने उसकी बात को देखा और उसकी हम घोर निंदा करते हैं और ऐसे शंकराचार्यों को बहिष्कार करते हैं। ऐसे शंकराचार्य को आकर पब्लिक प्लेस में माफ़ी मांगना चाहिए। ये बहुत अन्याय और अत्याचार की बात वो कह रहा है। हम जानते हैं कि वो जो हिंदू की बात कह रहे हैं, वो हिंदू के नाम पर हमारे आदमियों को फंसाना चाहते हैं। बेसिकली जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म नाम का दुनिया में धर्म ही नहीं है। ऐसा
आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्याज प्रकाश में लिख के रखा हुआ है। वो भी पंडित थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नाम का दुनिया में कोई धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू शब्द मुगलों की दी हुई गाली शब्द है। ऐसा पंडित राहुल स्वामी दयानंद सरस्वती का ये बयान है। फिर भी जो एक बड़ा तबका है, पिछड़ा वर्ग, वो फिर भी नहीं समझ रहा है। राम मंदिर की लड़ाई में लगातार पिछड़े वर्ग के लोग शामिल होते रहे हैं, और वहीं जो शंकराचार्य हैं और पंडा पुजारी हैं, उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात लगातार की जाती रही। देखिए, इस पे हम कहेंगे कि हिंदू के नाम पर खासतौर बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट के लोगों को बहुत दिन तक बेवकूफ़ बनाया गया। अब संभव नहीं, अब समाज में इतना जागरण हो गया है, इसलिए बीजेपी को किसी प्रकार का फायदा हिंदू के नाम से होने वाला नहीं है। जो हो चुका, अब होने वाला उसको कुछ भी नहीं है। देखने को मिल रहा है कि तमाम सरकारी मिशनरियों को, जैसे जिलाधिकारी को, तमाम ऐसे लोगों को लगा के रखा गया। राम मंदिर के जो उद्घाटन होने वाला उसके लिए तैयारी के लिए लगा कर रखा गया। सरकारी जो विभाग है और सरकारी जो यातायात साधनों को दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं? इसको तो एक गैर संवैधानिक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ईवीएम हटती है और एक बार हम लोगों को अगर अवसर मिलता है तो ज़रूर इसका हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि ये गलत बात है कि उनको सरकारी धन का, सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा आयोजित जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आने वाले समय में 2024 है, लोकसभा का इलेक्शन भी आने वाला है, तो क्या लगता है 2024 इलेक्शन में बहुजन मुक्ति पार्टी, जो कि आपकी पार्टी है, तो क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, स्टैंड हम लोग एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना रहे हैं। लगभग हमारे पास 70 से ज़्यादा हमारे पास दल हैं भी जुड़े हम लोगों के साथ में। तो मिनिमम 200 अधिकतम 400 सीट पर हम लोग चुनाव लोकसभा में लड़ेंगे, और ये आशा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है एनडीए, उसको हम लोग चुनाव हराएंगे। एनडीए के बारे में आप लोग जानते होंगे, एनडीए का मतलब है इंडियन नेशनल दल्ला अलायंस, वो दलों का अलायंस है, इसलिए अब की बार वो चुनाव हारेंगे।